तो पहला क्वेश्चन है 2018 से। बोला है जी प्रोटीन, आप अपना आंसर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं बिकॉज कल आपने सॉल्व किया है, राइट। बोला है GPCR आर यूज टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल इंक्लूडिंग लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स, hormones involved in glycogen and fat metabolism, and even the photons of light. Which one of the following statement regarding the GPCR is incorrect? ध्यान दीजिएगा, आपसे incorrect statement पूछा गया है। पहला है GPCR आर लार्ज फैमिली विथ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्सेस की बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी बार एक रिसेप्टर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, जितनी बार उसका ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन बनेगा उतना अल्फा हेलिक्सेस बनेगा। तो इसने 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखा है तो ऑब्वियसली 7 अल्फा हेलिक्सेस होगा, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सही। नेक्स्ट, GPCR आर coupled to trimeric G protein comprising 3 unit like alpha, beta, gamma. बिल्कुल सही, true. Next, the G alpha subunit is a GTPase with a switch protein that alternate between an active that is on state with the bound GTP and an inactive off state with the GDP. यानी बोला है कि अल्फा जीटीपी, अल्फा जो सब यूनिट होता है उसके पास जीटीपीएस एक्टिविटी होती है और ये स्विच प्रोटीन की तरह काम करता है। एक बार पाथवे को ऑन करता है जीटीपी के साथ बाइंड होके और दूसरी बार पाथवे को ऑफ करता है जीडीपी के साथ बाइंड होके। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही बोला है, ट्रू। अगला है द ऑन फॉर्म गेट बाउंड टू beta gamma subunit and activate a membrane bound effector like adenyl cyclase, phospholipase C and ion channel. तो हमने देखा था कि ऑन स्टेट में बीटा गामा इफेक्टर को एक्टिवेट नहीं कर रहे थे, अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट कर रहा था इफेक्टर्स को। वो इफेक्टर चाहे एंजाइम हो चाहे आयन चैनल हो। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फोर्थ। अगला है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोटीन सब यूनिट अल्फा, बीटा, गामा। बाय द वे क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आप लोगों को? जीपीसीआर का कितने परसेंट के साथ सॉल्व किया, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों में से, मतलब कितना परसेंट आपको लगा कि आपने इजीली सॉल्व कर लिया? 80%, 70%, 90%? आई मीन आपको लेवल कैसा लगा क्वेश्चन का? बोला है GPCR consists of 3 protein subunit alpha, beta, gamma. In the unstimulated state, alpha subunit is GDP bound and GPCR is inactive. ठीक है। When GPCR get activated, it act like a GEF factor and induces the alpha subunit to release its bound GDP, following the GTP to bind in its place. यानी जब एक्टिव होता है तो रिसेप्टर खुद GEF की तरह काम करने लगता है, जिसकी वजह से GDP को रिलीज करवा के GTP को बाइंड करवाया जाता है GDP की जगह पे। In order to regulate the G protein activity by regulating the GDP, GTP concentration, alpha subunit act as. इतनी बड़ी राम कथा दे दी, लेकिन लास्ट में क्या पूछ लिया कि अल्फा सब यूनिट किसकी तरह काम करता है, जिसकी वजह से वो जीडीपी एंड जीटीपी को रेगुलेट कर पाता है, उनकी बाइंडिंग को रेगुलेट कर पाता है। तो अल्फा सब यूनिट जीटीपीएस की तरह काम करता है एंड दैट इज वाई जीडीपी एंड जीटीपी दोनों को वो रेगुलेट कर पाता है। जब वो जीटीपीएस की तरह काम करता है तो वो जीटीपी को ब्रेक करके जीडीपी लगा देता है, और जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो जीडीपी को हटा के जीटीपी को लगवा देता है, राइट। आंसर हो गया फर्स्ट। ओके, बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज नॉट अ प्रोटीन और अ पेप्टाइड। तो अगर देखा जाए ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा ये है, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन भी है, ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी है। एपिनेफ्रिन को हमने देखा था कि अमाइनो एसिड डिराइव्ड सिग्नल मॉलिक्यूल है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एपिनेफ्रिन जो है ये प्रोटीन या फिर पेप्टाइड नहीं। अगला है इन सिग्नलिंग इवेंट बाइंडिंग ऑफ एन एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड एक्टिवेट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर दैट इवेंचुअली एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। Which of the following statement truly reflect the function of PLC बीटा? सिंपल सी बात है, आपको PLC बीटा का फंक्शन बताना है। तो हमने देखा था PLC बीटा का फंक्शन क्या होता है कि ये PIP2 को तोड़ के IP3 एंड टैग में चेंज करता है, यही तो है इसका फंक्शन। बोला है फॉस्फोलाइपेज सी कन्वर्ट PIP3 टू PIP2, गलत। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा कन्वर्ट PIP टू PIP2, गलत। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा कन्वर्ट PIP2 टू डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड IP3, एकदम सही, थर्ड वाला सही हो गया। इट कन्वर्ट PIP टू PIP2, अगेन गलत। थर्ड, नेक्स्ट, द सेकेंड मैसेंजर विच ओपन द कैल्शियम आयन पोर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। कौन कैल्शियम चैनल को ओपन करवाता है ER में?
डाइएसाइल ग्लिसरॉल नहीं, CAMP भी नहीं, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल बाइफॉस्फेट नहीं, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट दैट इज IP3 बिल्कुल फोर्थ हो गया ऑप्शन। अगला है व्हेन कॉलेरा टॉक्सिन gain access to the human intestinal tract, it bind tightly to specific receptor in the plasma membrane of epithelial cell lining the small intestine, causing the membrane-bound adenyl cyclase to undergo prolonged activation, resulting in the extensive loss of water and sodium ion. Pre-treatment, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है एक्चुअल में। Pre-treatment of epithelial cell with various phospholipases and proteases fail to inhibit the binding of cholera toxin to its receptor and the fluid loss, but treatment with exoglycosidase prior to the binding significantly reduce this effect. क्या बोला गया है देखिए, जब एपिथेलियल सेल को प्री ट्रीट किया गया, यानी कि जब उससे कोई टॉक्सिन बाइंड नहीं किया है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल एरिया के जो एपिथेलियल सेल है वहां पे जब उसको पहले ही ट्रीट किया गया, किससे ट्रीट किया गया, इसको ट्रीट किया गया फॉस्फोलाइपेजेस से, फॉस्फोलाइपेजेस से एंड प्रोटीएजेस से। तो जब एपिथेलियल सेल को प्री ट्रीट किया गया फॉस्फोलाइपेज एंड प्रोटीएजेस से, उसके बावजूद भी क्या देखा जा रहा है कि जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन अपने रिसेप्टर से टॉक्सिन बाइंड कर रहा है एंड कॉलेरा करवा रहा है, ये बोला गया है। और फ्लूइड लॉस हो रहा है मतलब कॉलेरा हो रहा है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, लेकिन अगर आपने एपिथेलियल सेल को प्री ट्रीट कर दिया, किससे ट्रीट किया, एक्सोग्लाइकोसाइडेज से, एक्सोग्लाइकोसाइडेज से प्रायर टू द बाइंडिंग, यानी कि टॉक्सिन के बाइंड करने से पहले आपने मेम्ब्रेन को एक्सोग्लाइकोसाइडेज से ट्रीट कर दिया। तो क्या देखने को मिला कि ये जो वाटर का लॉस है वो रिड्यूस हो गया। क्यों हुआ ऐसा, सिंपल सी बात है, ये ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है। तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू ब्रेक ग्लाइकोसाइड्स, राइट। और एक ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल यहाँ पे क्या है, दैट इज गैंग्लियोसाइड्स, राइट। तो ये क्या करेगा, ये GM1 को ब्रेक कर देगा। अब आप खुद सोचिए कि GM1 जब ब्रेक हो गया और टॉक्सिन जब आएगा बाइंड करने के लिए तो किससे बाइंड करेगा, देयर इज नो रिसेप्टर एट ऑल, नो रिसेप्टर। अब जब रिसेप्टर नहीं होगा तो क्या टॉक्सिन सेल के अंदर एंट्री ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो जब टॉक्सिन एंट्री नहीं ले पाएगा तो सेल में जो कॉलेरा का इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा और पेशेंट जो है वो फ्लूइड लॉस या वाटर लॉस से बच जाएगा। तो आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कुड बी द रिसेप्टर फॉर दिस टॉक्सिन। तो बताइए इस टॉक्सिन के लिए कौन सा रिसेप्टर रहा होगा, फॉस्फोटाइडल कोलिन नहीं, अगर फॉस्फोटाइडल कोलिन रहता ना तो फॉस्फोलाइपेज से इजीली ब्रेक हो जाता। सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी नहीं है, गैंग्लियोसाइड है बिल्कुल, क्लोरीन बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर आयन भी नहीं है। अच्छा, पहले जब प्री ट्रीट किया गया था फॉस्फोलाइपेज एंड प्रोटीएजेस से तो टॉक्सिन फिर भी एंट्री ले पा रहा था, क्योंकि फॉस्फोलाइपेज एंड प्रोटीएज दोनों में से कोई भी जो है ऑब्वियसली एक तरीके से गैंग्लियोसाइड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि फॉस्फोलाइपेज का नेचर है फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक करना, प्रोटीएज का नेचर है प्रोटीन को ब्रेक करना, लेकिन ये तो गैंग्लियोसाइड्स है ना, तो हमको कोई ना कोई कैसा रिसेप्टर चाहिए, दैट इज ग्लाइकोसाइडेज, सॉरी कैसा एंजाइम चाहिए, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम चाहिए, जो कि एक टाइप के, ये गैंग्लियोसाइड्स क्या एक टाइप का ग्लाइकोसाइड्स ही हो गया, तो इसको वो ब्रेक कर सके, ठीक है। तो हमें एंजाइम स्पेसिफिक चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी भी फैक्टर को आप किसी भी एंजाइम के साथ तोड़ सकते हो, नहीं, फैक्टर शुड बी स्पेसिफिक जो कि अपने टारगेट प्रोटीन को या टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है। वैसे तो ये क्वेश्चन देखा जाए ना तो काफी सिंपल था, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन आपके कह सकते हैं ना एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज को अप्लाई करने के लिए ये सारा रामकथा पूरा दिया गया है। तो उसमें ये सब चीजें जो दी गई हैं ये आपकी नॉलेज ही बढ़ा रही है, राइट। एक तरीके से आपको नॉलेज ही मिला है कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट से ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगला है इन डाइसेस डिजीज accumulation of glycolipids occur especially in nerve cell. These cells are greatly enlarged with swollen lipid filled endosome and children with these disease die at very early stage. ठीक है, such condition occur due to the specific defect in, ऐसा condition किस defect के कारण देखने को मिलता है, पहला
द स्पेसिफिक लाइसोसोमल एंजाइम दैट कैटलाइज अ स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ गैंग्लियोसाइट्स, बिल्कुल एक स्पेसिफिक लाइसोसोमल एंजाइम जिनमें जिसमें की म्यूटेशन हो जाता है, इसमें डिफेक्ट हो जाता है, उस वजह से क्या होता है गैंग्लियोसाइट्स का ब्रेकडाउन पार्शियल हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं और टाइसेस डिजीज कंडीशन देखा जाता है। शॉर्टिंग एंजाइम का कोई रोल नहीं है, रैप प्रोटीन का रोल नहीं है, बी स्नेयर का यहाँ रोल नहीं है। आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। अगला है द सेकेंड मैसेंजर CAMP synthesized by adenyl cyclase transduces a wide variety of physiological signals in a various cell type in mammalian cell. Most of the diverse effect of CAMP are mediated through the activation of protein kinase A, that is PKA, also called the CAMP dependent protein kinase. Which of the following statement regarding the PKA is not correct? आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला, inactive PKA is a tetramer consist of 2 regulatory subunit and 2 catalytic subunit, एकदम सत्य वचन बोला गया है, ट्रू। नेक्स्ट, each R subunit bind to the active site in the catalytic domain and inhibit the activity of catalytic subunit, बिल्कुल सही, क्योंकि जब तक रेगुलेटरी सबयूनिट कैटलिटिक सबयूनिट से, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि रेगुलेटरी सबयूनिट जब कैटलिटिक सबयूनिट से बाइंड करके रखता है तो वो कैटलिटिक सबयूनिट का जो कैटलिटिक साइट होता है उसे वो मास्क करके रखता है, इसलिए जब रेगुलेटरी सबयूनिट कैटलिटिक सबयूनिट से अलग होता है तो कैटलिटिक सबयूनिट का कैटलिटिक साइट अनमास्क हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई कैटलिटिक सबयूनिट जो है अपने कैटलिटिक डोमेन के थ्रू रिएक्शंस कर पाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट, ईच आर सबयूनिट हैज 2 डिस्टिंक्ट CAMP बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग ऑफ CAMP अकर इन कोऑपरेटिव फैशन, बिल्कुल हर एक आर सब यूनिट पे 2 CAMP बाइंडिंग साइट है, इसलिए 2 आर सब यूनिट पे 4 CAMP बाइंडिंग साइट है और CAMP का बाइंडिंग जो है कोऑपरेटिव फैशन में होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ CAMP टू आर सब यूनिट इट कॉजेज अ कन्फर्मेशनल चेंज resulting in binding to site other than the catalytic site, causing a strengthening of binding to C subunit, activating its kinase activity, एकदम गलत। लास्ट ऑप्शन में क्या बोल दिया गया है कि जब CAMP आर सब यूनिट के साथ बाइंड करता है तो आर सब यूनिट में कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, यहां तक स्टेटमेंट सही था। आगे क्या बोल दिया कि उस कन्फर्मेशन चेंजेस के कारण आर सब यूनिट C सब यूनिट के कैटलिटिक साइट को छोड़ के किसी और साइट से बाइंड कर जाता है, जिससे कि उन दोनों की बाइंडिंग स्ट्रेंथन हो जाती है, यानी और मजबूत हो जाती है, यानी आर और C सब यूनिट की बाइंडिंग और स्ट्रांग हो जाती है और C सब यूनिट अपनी काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट कर लेता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि उनको अपनी बाइंडिंग स्ट्रेंथन और मजबूत नहीं करवानी है, बाइंडिंग को डिसोसिएट करना है, यानी आर को अलग होना है, C को अलग होना है, तभी C जो है एक्टिवेट हो पाएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोल दिया है, गलत बोल दिया है, राइट। अगला देखिए, which one is correct sequence पूछा है यहाँ पे, correct sequence of event that take place during the photo transduction when light fall onto the retina, यानी जब लाइट आती है रेटिना पे, यानी कि जब रोडोप्सिन एक्टिवेट होता है तो आपको बताना है किस सीक्वेंस में एक्टिवेट होता है, करेक्ट सीक्वेंस आपको पिक करना है। बोला है सबसे पहले सोडियम चैनल क्लोज होता है, उसके बाद ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन decreased release of glutamate, then decrease in intracellular CGMP and structural change in rhodopsin। भाई सबसे पहले स्ट्रक्चरल चेंज इन रोडोप्सिन होना चाहिए, अगेन गलत। यहाँ पे पहले ही बोल दिया डिक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूटामेट, ये तो सबसे लास्ट स्टेप हुआ ना एक तरीके से। अगला देखिए, स्ट्रक्चरल चेंज इन रोडोप्सिन, ठीक है, देन एक्टिवेशन ऑफ अ ट्रांसड्यूसिन, ओके, फिर ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर CGMP, ठीक है, ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होगा तो वो पीडीई को एक्टिवेट करेगा, पीडीई CGMP को कंसंट्रेशन को डाउन कर देगा, जो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा और जिसकी वजह से ग्लूटामेट यानी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन एकदम सही सीक्वेंस बताया है। लास्ट है डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर CGMP, पहला ही स्टेप गलत है, तो वी कैन गो विथ थर्ड ऑप्शन, वेरी इजी, राइट। अगला देखिए, during the prolonged illumination, photorhodopsin is desensitized, which lead to the termination of visual response. The associated protein column A and their effect in column B are given below। ठीक है, आपको मैच करना है। तो देखिए, phosphorylated opsin क्या करता है, phosphorylated opsin bind to the phosphorylated opsin, decrease the activation of transducin, reverse the। अच्छा, तो phosphorylated opsin की बात करें तो ऑप्शन अगर phosphorylated रहेगा तो वो ट्रांसड्यूसिन के एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देगा, राइट, तो ये ए का हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, रोडोप्सिन काइनेज बी, रोडोप्सिन काइनेज का काम क्या होता है, रोडोप्सिन को फॉस्फोराइलेट करना, रोडोप्सिन पे भी किसको फॉस्फोराइलेट करना, रोडोप्सिन ऑप्सिन प्रोटीन का मिलकर बना है तो हम कहते हैं इट विल फॉस्फोराइलेट ऑप्सिन। तो रोडोप्सिन काइनेज क्या करेगा, ऑप्सिन को फॉस्फोराइलेट करेगा। सी देखिए, अरेस्टिन क्या करता है, फॉस्फोराइलेटेड ऑप्सिन से बाइंड करता है, बाइंड टू द फॉस्फोराइलेटेड ऑप्सिन, सी का हो गया सेकंड।
और डी हमारे पास लास्ट बच गया फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या करेगा, फॉस्फेटेज जो है ये रिवर्स करेगा टर्मिनेशन प्रोसेस। फॉस्फेटेज आप अप्लाई कर दोगे तो सारा के सारा जहां भी फॉस्फेट ऐड हुआ है हट जाएगा। तो ये हो गया ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, दैट इज थर्ड ऑप्शन। इजी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इनमें से कौन सा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं है। एपिनेफ्रिन रिसेप्टर हमने देखा था, पढ़ा भी था, राइट, ये होता है। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं है, कहां पढ़ा है बाय द वे आपने ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, जरा बताएंगे आप लोग। ग्लूकागन रिसेप्टर है, हमने कल पढ़ा था। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर ये भी है। अब बच गया हमारे पास ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर आप लोग कहां पढ़ते हो, सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जरा सा याद कीजिए आप लोग। सेल बायोलॉजी में आपने ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के बारे में पढ़ा होगा, जहां पे आयरन को एंडोसाइटोस करके, एफईआईएन को एंडोसाइटोस करके एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाना एंड एवरीथिंग। आई थिंक एंडोसाइटोसिस चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा ट्रांसफेरिन के बारे में। ओके, तो हमारा आंसर हो गया दैट इज सेकंड। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कैन इंटरैक्ट विथ सेल सरफेस रिसेप्टर। इसमें से बोला है कि कौन सा ऐसा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर से भी इंटरैक्ट कर सकता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन तो नहीं है, एस्ट्राडायोल भी नहीं है, थायरॉक्सिन भी नहीं है, क्योंकि हम इन सबको देख चुके हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ऑड ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे तो हमको पता है ये सेल सरफेस से इंटरैक्ट, मतलब प्रोजेस्ट्रॉन सेल सरफेस से इंटरैक्ट नहीं करता है, एस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल भी नहीं करता है, थायरॉक्सिन भी नहीं करता है, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन कर सकता है। ठीक है। Although I think recent study के according, if I am not wrong, wait a minute, शायद एस्ट्रोजन का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड कोई रिसेप्टर रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक मैं कहीं तो पढ़ रही थी। एनीवेज मैं आपको अपडेट कर दूंगी अगर मेरे को वो आर्टिकल मिलता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन फिलहाल में इस ऑप्शन में से भी, इसमें एस्ट्रोजन नहीं है तो इस ऑप्शन में फिलहाल में हम कह सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एसिटाइल कोलिन इज अ पोटेंट न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूरॉन। आफ्टर रिलीज दे डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट combined with the nicotinic acetylcholine receptor molecule in the membrane of postsynaptic cell. The interaction of acetylcholine with the nicotinic acetylcholine receptor produces a large transient increase in the permeability of the membrane to specialized ion, resulting in a signal transduction nerve impulse. Acetylcholine receptor is a, एक्चुअल में क्वेश्चन यही शुरू होता है। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर किस टाइप का रिसेप्टर है, इट इज अ लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। एग्जांपल भी आपको बताया था और पढ़ाया भी था, इट्स अ लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, यानी एक ऐसा चैनल जो कि रिसेप्टर की तरह भी काम करता है, उससे एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करता है और वो कैटायन चैनल ओपन होता है और कैटायंस अंदर आते हैं। अगला है, some T lymphocyte respond to the antigenic stimulation by synthesizing a growth factor that cause a T cell proliferation, thereby increasing the responsive T cell lymphocyte, resulting in the amplification of immune response. This is an example of. तो T lymphocyte अपना ही stimulation करवा रहे हैं, अपना ही production और ज्यादा करवा रहे हैं जब एंटीजन का अटैक हुआ है, और इसके लिए वो खुद ही प्रोलिफरेटिव फैक्टर को भी सीक्रेट कर रहे हैं, मतलब कि खुद ही सिग्नल भी बना रहे हैं और खुद ही रिसीव भी कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अगला, in a cell having a G protein coupled receptor, inhibition of protein kinase A by SI technology. siRNA टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। क्या किया गया है, siRNA टेक्नोलॉजी को pKa पे अप्लाई किया गया है। आपको पता है कि जब siRNA टेक्नोलॉजी किसी प्रोटीन पे अप्लाई होती है तो या तो प्रोटीन को आप इनएक्टिव कर रहे होते हो या तो साइलेंस कर रहे होते हो, दोनों ही केस में प्रोटीन काम नहीं करेगा। फाइनल रिजल्ट इज दैट प्रोटीन विल नॉट बी फंक्शनल। तो क्या बोला है, दैट विल लीड टू द डिमिनिश ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड सीबीपी प्रोटीन, दैट इज क्रेप प्रोटीन। तो बोला है ऐसा करने की वजह से क्या होगा, ऐसा करने की वजह से एबीपी प्रोटीन का एंड क्रेप प्रोटीन का इफेक्ट डिमिनिश हो जाएगा, यानी डाउन रेगुलेट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि इसमें ही आपने क्या किया, सीएएमपी ऐड कर दिया, मतलब ये कंडीशन चल ही रहा था और आपने इसमें सीएएमपी ऐड कर दिया। तो आपको पता है एसआई टेक्नोलॉजी जब अप्लाई किए हुआ पीके के खिलाफ, तो पीके को आपने रोक दिया है, राइट, आइदर बाय इनएक्टिवेशन और बाय आप कह सकते हो कि साइलेंस करके। ठीक है, तो अब आप इसको सीएमपी दे रहे हो, तो आप खुद सोचिए ऐसा पीके जो ऑलरेडी इनहिबिट हो चुका है उसको आप सीएमपी देके क्या करोगे, दैट इज नो रिस्पॉन्स,
कोई माना कि पीके को सीएएमपी पसंद है और उसको सीएमपी की जरूरत है उसे एक्टिवेट होने के लिए, लेकिन वो तो नॉर्मल कंडीशन में, जब आप पीके को ऑलरेडी साइलेंस कर चुके हो या इनएक्टिव कर चुके हो तो पीके को कुछ भी दे दो वो रिस्पॉन्स थोड़ी देगा। यानी जो चीज जितने लेवल की ट्रांसक्रिप्शन सेल में चल रहा था उतना लेवल का ही ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो बोला है विच इज अ सेकेंड मैसेंजर दिस विल लीड टू। अब इस वजह से क्या होगा, मतलब इस वजह से क्या होगा, तो हमने जैसे कहा नो रिस्पॉन्स, यानी इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, फॉस्फोराइलेशन ऑफ क्रेप प्रोटीन होगा नहीं, नो चेंज इन द ट्रांसक्रिप्शन लेवल एग्जैक्टली, इंक्रीज एटीपीज एक्टिविटी होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन एंड थ्योरी दोनों नॉलेज एक साथ डाल दिया गया था। अगला देखिए, ग्लूकोज इज मोबिलाइज इन मसल्स व्हेन एपिनेफ्रिन एक्टिवेट जी अल्फा एस in an experiment in which muscle cell were stimulated with epinephrine, glucose mobilization was observed even after withdrawal of epinephrine. This could be, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या बोला गया है। सवाल क्या बोला है कि अगर मान लीजिए कि आपने एपिनेफ्रिन को रिसेप्टर से स्टिमुलेट किया तो क्या होगा, ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन होगा, यानी ग्लूकोज बनेगा एंड मोबिलाइजेशन होगा। राइट, अब आपने क्या किया, आपने एपिनेफ्रिन को रिमूव कर दिया, रिमूव एपिनेफ्रिन, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, उस टाइम पे इन जनरल ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन रुक जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त भी क्या देखा जा रहा है कि ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन अभी भी हो रहा है, जबकि नॉर्मल केस में इसको रुक जाना चाहिए। अभी किस वजह से हो सकता है, तो हमको पता है कि ग्लूकोज को मोबिलाइज करने के लिए क्या क्या हो रहा था, लिगेंड रिसेप्टर बाइंड कर रहे थे, उसकी मदद से सीएएमपी पाथवे चल रहा था, सीएमपी पाथवे से सीएमपी पाथवे में कौन एक्टिवेट हो रहा था, दैट इज स्टिमुलेटरी अल्फा एक्टिवेट हो रहा था, और वो एसी को एक्टिवेट करके तब जाके वो सीएमपी का फॉर्मेशन कर रहा था, और सीएमपी की वजह से पीके एक्टिव हो रहा था, और पीके की मदद से जो है डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग चल रही थी, जिसकी वजह से ग्लूकोज मोबिलाइज हो रहा था। तो देखिए, अब ये लगातार ग्लूकोज मोबिलाइज हो रहा है, तब जब एपिनेफ्रिन को हटा दिया गया, लिगेंड को हटा देने पे पूरा पाथवे रुक जाना चाहिए ना, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, तो इसके पीछे की वजह हमको 3 जगह पे मिल सकती है। पहली जगह ये, दूसरी जगह है ये, तीसरी जगह है ये। इन तीनों में कुछ गड़बड़ी करोगे आप तो ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन तब भी होगा जब उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें आंसर में देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे हमसे आंसर में पूछा है, क्योंकि हम अपने मन से तीनों लेवल पे हम इसका रीजन बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे कि पहला बोला है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीएएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। अब देखिए, हमको पता है कि सीएएमपी को बनाना किसका काम है, एसी का काम है, और सीएएमपी को ब्रेक करना इसका काम है, पीडीई का काम। ये सही सही होगा तो पाथवे टाइम पे ऑन और ऑफ भी होगा, राइट। यानी यहाँ पे आंसर जो है सीएएमपी के फॉर्म में बोला गया है, या फिर आप बोल लीजिए एसी के फॉर्म में बोला गया है, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ एक तरीके से। तो बोला है कि अगर उस सेल में सीएएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर रहा, यानी कि एक ऐसा इनहिबिटर जिसने पीडीई को रोक दिया है। अब पीडीई रुक गया है तो होगा क्या कि लिगेंड हट भी जाए तो भी सेल के अंदर का सीएएमपी कंसंट्रेशन हाई रहेगा, और आपको पता है सीएमपी कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो पीके को एक्टिवेट करेगा, फिर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग चलाएगा और ग्लूकोज मोबिलाइजेशन करवाता रहेगा। तो हमें पहला ही ऑप्शन ठीक लग रहा है कि शायद यहाँ पे पीडीई का इनहिबिटर है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जिस वजह से सीएमपी का कंसंट्रेशन डाउन नहीं जा रहा और पाथवे एक्टिव चल रहा है। बोला है वेरी लो रेट ऑफ साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन, अगर ऐसा होता तो ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन रुक जाता। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एक्टिवेटर, अगर ये होता तो भी ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन रुक जाता। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन काइनेज, अगर प्रोटीन काइनेज एब्सेंट होता तो भी ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन रुक जाता। लेकिन इन तीनों, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ग्लूकोज मोबिलाइज कर रहा है, और ये तीनों जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन बोला, इन तीनों ही कंडीशन में ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन रुक जाता, लेकिन नहीं रुक रहा है, क्वेश्चन में ये बोला है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट, which out of the following statement is true about the G protein coupled receptor? पहला है the N terminal chain is extracellular and the C terminal chain is intracellular, बिल्कुल सही है। 5 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता है, आर मोस्ट एक्टिवनेस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर, नहीं नहीं गलत है। द बाइंडिंग रीजन फॉर द जी प्रोटीन इन्वॉल्व टू एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन, नहीं, बहुत सारे डोमेन हमें एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया, इन डार्क रॉड शो अ लार्ज इनवर्ट डार्क करंट विच इज सप्रेस्ड बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ लाइट इज ट्रू, यानी लाइट की प्रेजेंस में रोडोप्सिन से जब बाइंडिंग होती है तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, आपको ये बताना है। ठीक है, पहला, सोडियम चैनल इन द आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड आर क्लोज्ड। यस, जब लाइट प्रेजेंट रहता है तो सोडियम चैनल जो कि आउटर सेगमेंट में रहता है, कल आपको पिक्चर भी दिखाया था आउटर सेगमेंट का, तो आउटर सेगमेंट में जो सोडियम चैनल प्रेजेंट रहते हैं वो क्लोज रहते हैं, बिल्कुल सही है। साइटोप्लाज्मिक सीजीएमपी कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, नहीं, डिक्रीज होता है। सोडियम चैनल इन द इनर सेगमेंट में नहीं होता है, वो आउटर सेगमेंट में होता है। ट्रांसड्यूसिन डिसोसिएट फ्रॉम बीटा एरेस्टिन, नहीं, ये भी नहीं होता है। तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, अपॉन प्रोलॉन्ग इल्यूमिनेशन एक्टिवेटेड रोडोप्सिन डज नॉट एक्टिवेट ट्रांसड्यूसिन, यानी लगातार इल्यूमिनेशन हो रहा हो, मतलब कि लगातार लाइट आ रही हो, उस केस में रोडोप्सिन जो है ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से विजन इंपेयर्ड हो जाता है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना ये किस वजह से होता है और करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। बोला है मोस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड रोडोप्सिन गेट फॉस्फोराइलेटेड एंड इज अनएबल टू एक्टिवेट ट्रांसड्यूसिन, बिल्कुल सही है, ट्रू। Next, most of the activated rhodopsin get dephosphorylated and is unable to activate transducin, नहीं, phosphorylate होता है वो। Arrestin further interacted with the phosphorylated rhodopsin, बिल्कुल, arrestin का काम होता है जो phosphorylated rhodopsin है उससे जो है इंटरेक्ट करना, तो सही है। Arrestin further interact with dephosphorylated rhodopsin, नहीं, तो वी कैन से कि P सही हो गया और R सही हो गया, P और R, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कॉलेरा टॉक्सिन, पर्टुसिस टॉक्सिन, IP3, कैफीन, ठीक है, तो आपको बताना है मैच द फॉलोइंग में। तो कॉलेरा टॉक्सिन किसको मॉडिफाई करता है, कॉलेरा टॉक्सिन मॉडिफाई करता है GS अल्फा को, दैट इज थर्ड ऑप्शन। पर्टुसिस टॉक्सिन मॉडिफाई करता है G अल्फा आई को, दैट इज Q हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, IP3 करता है, IP3 इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, फोर्थ। लास्ट बच गया कैफीन, कैफीन क्या करता है, कैफीन साइक्लिक AMP फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो ये आप अपने नोट्स में डाल के रख सकते हैं कि कैफीन का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ऑन CAMP फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाता है वो है, अगला है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ, ऑब्वियसली 7 पास प्रोटीन होता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट हो, सॉरी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं उनके पास। अगला है, फोटो रिसेप्टर कॉमनली इन्वॉल्व इन लाइट एंटरटेनमेंट ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक इन फ्लाइज, मोल्स एंड प्लांट। ऑल्दो ये क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी का था, लेकिन क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी की भी सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग में है, तो ये क्वेश्चन मुझे मिला तो मैं लेके आ गई। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को फ्लाइज, मोल्ड एंड प्लांट्स में कौन रेगुलेट करता है, तो जो ऑप्शन है उसी में से देखना है। वैसे तो मेन पोर्शन में कौन था, दैट इज जेटलू फैमिली था, लेकिन यहाँ ऑप्शन है नहीं। तो फाइटोक्रोम करता नहीं है, रोडोप्सिन करेगा नहीं, कैरोटिनॉइड करेगा नहीं, क्रिप्टोक्रोम करता है। ओके, नेक्स्ट, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इज एन आर्किटाइप ऑफ, किसका आर्किटाइप होता है, एसिटाइल कोलिन, दैट इज लिगेंड गेटेड आयन चैनल, सीधी बात, नो बकवास, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉलेरा टॉक्सिन इन कॉजिंग द डायरिया इज बाय, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि जो कॉलेरा टॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन है उसमें क्या देखा जाता है। ये GI प्रोटीन को इनएक्टिवेट करता है, नहीं, कंटिन्यूसली एक्टिवेट कर देता है एडिनाइल साइक्लेज को, बिल्कुल, और वो भी कैसे, दैट इज GS अल्फा को स्टिमुलेट करके, वो भी इसके GTP बाउंड फॉर्म में, राइट। लॉकिंग GS प्रोटीन इन इनएक्टिव स्टेट, नहीं, एक्टिव स्टेट में लॉक करता है। रैपिडली हाइड्रोलाइजिंग GTP टू GDP, वही तो नहीं कर पाएगा वो, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। Next, in context to the signaling, the PKC, protein kinase C, depend upon the multiple molecule for its complete activation. Okay, this activation depend upon the presence of PKC का, PKC हमने कहाँ देखा था, PKC का रोल हमने देखा था IP3 डैग पाथवे में, IP3 डैग पाथवे में, राइट। तो पीकेसी जो है, पीकेसी का एक्टिवेशन किस पे डिपेंड करता है, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन पिक करना है। देखिए कॉम्बिनेशन में 3-3 का कॉम्बिनेशन है और यहाँ 4 ऑप्शन है, यानी कोई 3 कॉम्बिनेशन सही होगा और एक कॉम्बिनेशन गलत होगा। पहला है फॉस्फोटाइडल सेरिन एट इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये आपको मे भी पता ना हो तो इसको हम बोल्ड पे डाल देते हैं। कैल्शियम पे डिपेंड करता है, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, बिल्कुल। पीकेसी हमने देखा था कि किस पे डिपेंड कर रहा था, ये कैल्शियम की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो रहा था, राइट, और डैग के साथ बाइंड होकर एक्टिवेट हो रहा था, और डैग क्या कर रहा था, इनर मेम्ब्रेन से अटैच होकर रखा था,
ठीक है। तो सेकेंड है कैल्शियम, तो यस कैल्शियम के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन एट इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, इसका रोल नहीं होगा। डाइएसाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन द इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। तो बी और डी तो हमारे पास कंफर्म हो गए, तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और बी और डी इन दोनों में है, राइट। तो मे बी ये चीज हमने यहाँ पे डील नहीं की है, लेकिन पीकेसी का एक्टिवेशन जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि फॉस्फोटाइडल सेरीन पीएस, जो कि एक टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है, उसका इनर लीफलेट में प्रेजेंट रहना। आपको इन जनरली आपको पता होगा, आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है सेल बायोलॉजी में, तो फॉस्फोटाइडल सेरीन इन अ नॉर्मल कंडीशन कहाँ पाया जाता है, इनर लीफलेट में पाया जाता है। लेकिन जब सेल में अपोप्टोसिस होता है, यही फॉस्फोटाइलसाइलिन बाहर की तरफ फ्लिप कर जाता है और ईट मी सिग्नल देता है, जिसकी वजह से एपोप्टोटिक सेल्स आके इसको इंगल्फ कर जाते हैं। तो फॉस्फोटाइलसाइलिन का इनर लीफलेट में प्रेजेंट रहना, ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है पीकेसी के एक्टिवेशन के लिए। तो वी कैन गो विथ ए एज वेल। तो हमारा हो गया ए बी डी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, some ligand or stimuli that operate through the G protein coupled receptor are listed in column X, and most common effectors किस effector को activate करते हैं, through which they act are listed। देखिए आपको याद होगा, जो मैं बहुत सारी टेबल्स आपको देती जा रही थी ना, और आप लोग पूछ रहे थे मैम इसको याद करना है याद नहीं करना है, उन्हीं टेबल में से एक टेबल को उठा के सवाल पूछ दिया। कल मैंने जब इसको देखा तो पता चला कि यार एक टेबल में से ये पूरा का पूरा सवाल आया है, और वो भी रिसेंट क्वेश्चन है, यानी अब ये टेबल से क्वेश्चंस आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, अब ज्यादा आने लगे। इसलिए जितने भी मैंने आपको टेबल दिए ना, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत उसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसको भी मैं दिखाऊंगी कौन से टेबल से पूछा गया है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, अब आप या तो इसकी टेंशन ले सकते हो या देख सकते हो कि आपको जो पता है उसके बेसिस पे क्या सही आंसर पता लगाया जा सकता है। तो देखिए, एसिटाइल कोलिन और लाइट, ये दो कॉमन एग्जांपल है जो हम अपने हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा है, राइट। तो जरा देखते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल में। जैसे लाइट का हमको पता है कि इफेक्टर मॉलिक्यूल कौन सा एक्टिवेट होता है, लाइट, यानी कि जब लाइट पड़ती है तो वो रोडोप्सिन को एक्टिवेट करता है। रोडोप्सिन किसको एक्टिवेट करता है, ट्रांसड्यूसिन को। और ट्रांसड्यूसिन कौन से इफेक्टर को एक्टिवेट करता है, दैट इज साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को। ये है इफेक्टर मॉलिक्यूल जो इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो लाइट का देखिए साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस, तो ये हो गया क्या, दैट इज डी का सेकेंड। ठीक है। तो डी का मैं 2 देखूं तो डी का 2 देखिए मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, बट मैं थोड़ा सा और मतलब खुद को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैं सही जा रही हूँ, राइट। तो मेरे पास एसिटाइल कोलिन भी है, राइट। अब एसिटाइल कोलिन को अगर मैं देखती हूँ तो एसिटाइल कोलिन क्या क्या एक्टिवेट कर सकता है, तो हमने मल्टीपल पाथवे देखे हैं एसिटाइल कोलिन के, जिनमें से एक पाथवे देखा था कि वो एडिनाइल साइक्लेज को भी एक्टिवेट कर सकता है, या फिर वो पोटेशियम चैनल को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो इस बेसिस पे अगर हम चलते हैं तो बी का जो है फोर्थ हो जाएगा। अब बी का फोर्थ जरा मैच करके देखिए, सेम ऑप्शन से मैच हो रहा है, मतलब हम लोग सही चल रहे थे, मतलब कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बेसिस पे सेरोटोनिन को अगर देखते हैं तो ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, एंड आईजी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को अगर देखते हैं तो ये फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है, राइट। अब देखिए ये इस टेबल से ये सवाल पूछा गया था। देखिए सेरोटोनिन ये रहा, इफेक्टर मॉलिक्यूल देखिए एडिनाइल साइक्लेज। लाइट ये रहा, इफेक्टर मॉलिक्यूल देखिए साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। आईजी एंटीजन कॉम्प्लेक्स ये रहा, इसका इफेक्टर है फॉस्फोलाइपेज सी। और एसिटाइल कोलिन पूछा था आपसे, इसका इफेक्टर है पोटेशियम चैनल। और अदर पाथवे में हमने देखा था कि ये एडिनाइल साइक्लेज को भी एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो इस टेबल से सवाल पूछा गया था। इस बार ये पूछा गया है, इस बार स्टिमुलस एंड इफेक्टर को लेके पूछा गया है, हो सकता है अगली बार स्टिमुलस एंड रिसेप्टर को लेके पूछ दिया जाए, उसकी अगली बार हो सकता है स्टिमुलस या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को लेके पूछ दिया जाए। तो ऐसे ही जो भी आपको मैंने चार्ट दिए हैं ना, वो चार्ट से ऐसे ऐसे सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर भी मैं मान के चलती हूँ कि बहुत से ऑप्शन में एटलीस्ट एक दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे ही जो कि आपके लिए काफी नोन होंगे, जिसके बल पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। बाबा कितने क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं हो रहे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। चलिए अगला बोला है, द साइक्लिंग ऑफ मोनोमेरिक जी प्रोटीन, जैसे कि एग्जांपल हो गया रैस, मोनोमेरिक जी प्रोटीन की बात की है जो कि हो गया रैस, between the active and inactive state is aided by the accessory protein that bind to the G protein and regulate its activity। The accessory protein का नाम क्या बोला है, accessory protein के नाम बोले हैं that is गैप, जिसको हम कहते हैं GTPase activating protein,
और दूसरा एसेसरी प्रोटीन है GEF, दैट इज गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। फॉलोइंग द कंडीशन रेफर्स टू द डिफरेंट स्टेट ऑफ गैप एंड GEF प्रोटीन। क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए, क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ कंडीशन और स्टेट दैट माइट कॉज कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड सिग्नलिंग कैस्केड। यानी इन चारों कंडीशन में से कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसकी वजह से सिग्नलिंग जो है लगातार एक्टिव चले, रुकेगी नहीं। दो दो के ऑप्शन है, यानी 2 ऑप्शन सही होंगे, 2 ऑप्शन गलत होंगे, राइट। यानी 2 ऑप्शन गलत होंगे, 2 ऑप्शन सही होंगे, सिंपल। बोला है नॉन फंक्शनल गैप। अगर नॉन फंक्शनल गैप रहेगा तो अल्फा सब यूनिट हमेशा GTP से बाउंड रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली पाथवे जो होगा वो ऑलवेज एक्टिव चलेगा। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अगला है परमानेंटली एक्टिवेटेड गैप। परमानेंटली एक्टिवेटेड गैप होगा तो अल्फा सब यूनिट से GDP बाउंड इजीली हो जाएगा और पाथवे जो है वो ऑलवेज ऑफ रहेगा। नेक्स्ट, नॉन फंक्शनल GEF। अगर नॉन फंक्शनल GEF हुआ तो फिर से अल्फा जो है GDP से ही बाइंड रहेगा और पाथवे ऑफ रहेगा। परमानेंटली एक्टिवेटेड GEF। परमानेंटली अगर GEF एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा, GDP को हटा के GTP लगा देगा और पाथवे जो है वो ऑलवेज ऑन। तो देख लीजिए, हमसे पूछा था पाथवे किस केस में हमेशा ऑन रहेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑलवेज ऑन ये वाला और ऑलवेज ऑन ये वाला, यानी A and D, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। ओके, अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिगेंड आइडेंटिटी एंड अफेक्टर डायनामिक्स इज टिपिकली करेक्ट। लिगेंड की आइडेंटिटी और अफेक्टर के डायनामिक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिसेप्टर डू नॉट डिटरमाइन द अफेक्टर डायनामिक्स, गलत। लिगेंड एंड रिसेप्टर डू नॉट क्लस्टर एट सेल इंटरफेस टू सेलेक्ट द अफेक्टर, गलत। Ligand concentration can be represented by amplitude and duration of adaptive pulse of effector activity। यानी लिगेंड का कंसंट्रेशन जो है वो एम्पलीट्यूड और कितने ड्यूरेशन के लिए वो एक्सपोज हो रहा है उससे डिटरमाइन होता है इफेक्टर की एक्टिविटी, बिल्कुल सही। इफेक्टर डायनामिक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड इन्फ्लुएंस अ सिंगल पाथवे, गलत। तो देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन हमको थोड़ा बहुत सही चीज बता रहा है अबाउट द रिलेशन बिटवीन द लिगेंड एंड इफेक्टर डायनामिक्स। अगला है सेवरल प्रोटीन मॉडिफाइड बाय phosphorylation at a specific amino acid residue to alter their activity. Which of the following amino acid is not typically a site of phosphorylation? किस पे phosphorylation नहीं होता है? लाइसिन पे ऑब्वियसली फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। आपने सेरिन थियोनिन काइनेज देखा है, टाइरोसिन काइनेज का नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि सेरिन थियोनिन काइनेज का मतलब क्या होता है, ऐसे काइनेज जो सेरिन या थियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फेटाइड करते हैं। और आज आप रिसेप्टर टाइरोसिन काइनेज पढ़ोगे तो उसमें टाइरोसिन काइनेज एंजाइम क्या करता है, टाइरोसिन पे फॉस्फोराइलेट करता है। तो ये तीनों सही है, पहला वाला गलत हो गया। भाई साहब खत्म नहीं हो रहा ये तो, आई थिंक लास्ट दिसंबर आ गया ना, होपफुली खत्म हो जाए। अगला है ये CAMP PK क्रेब पाथवे, ठीक है। कल ये आई थिंक क्वेश्चन में GREB था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट विल बी क्रेब, CREB, दैट इज मिसप्रिंट हो गया था। The CAMP PK CREB pathway regulate many important biological process from hormone synthesis to inducing a long-term memory in the brain. The following statement describe the effect of mutation in the component of pathway on gene transcription by the CREB. आपको बताना है इनकरेक्ट। यस, 1 घंटा ले लिया, बताइए क्वेश्चंस में। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन in CAMP binding site of PK regulatory subunit lead to the activation of gene expression। अच्छा, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ है CAMP के बाइंडिंग साइट में PK के रेगुलेटरी सबयूनिट, PK के रेगुलेटरी सबयूनिट पे लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है तो CAMP बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से जीन इनएक्टिव रहेंगे। यस, सही है एकदम राइट। लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है,
रेगुलेटरी सब यूनिट में, जिसकी वजह से सीएएमपी बाइंड नहीं कर पाएगा। सीएमपी बाइंड नहीं करेगा पीके से, तो पीके एक्टिवेट नहीं होगा, पीके एक्टिवेट नहीं होगा तो फाइनल जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, यही बोला गया है। तो यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है activating mutation in GTP binding domain, activating mutation, okay, of the alpha subunit of GS, it will lead to the activation of gene expression। बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए जीटीपी बाइंडिंग जो डोमेन है अल्फा सबयूनिट पे, उस पे एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से जीएस हमेशा एक्टिव रहेगा। तो जीएस हमेशा एक्टिव रहेगा तो हमेशा एसी को एक्टिवेट करेगा, हमेशा सीएमपी बनेगा, हमेशा पीके एक्टिवेट होगा, तो जीन लगातार एक्टिवेट रहेंगे। ट्रू हो गया। नेक्स्ट है inactivating mutation that prevent the regulatory subunit of PK to bind the catalytic subunit lead to the activation of gene expression। Inactivating mutation that prevent the subunit of PK to bind the catalytic subunit lead to the activation of gene। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है? देखिए, एक ऐसा म्यूटेशन हुआ है रेगुलेटरी सबयूनिट में पीके के, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो कैटालिटिक सबयूनिट से बाइंड नहीं कर पा रहा है, यानी कैटालिटिक सबयूनिट हमेशा फ्री रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि कैटालिटिक सबयूनिट तब फ्री हुआ करता था जब लिगेंड बाइंड रहता था। अब यहाँ पे तो म्यूटेशन के कारण कैटालिटिक सबयूनिट हमेशा फ्री रहेगा। अब हमेशा फ्री रहेगा तो हमेशा जीन एक्टिवेशन करेगा, तो जीन एक्टिवेशन तो होगा। ट्रू हो गया ये। नेक्स्ट, इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन in pKa, inactivating mutation in pKa phosphorylation site of CREB lead to the activation of gene expression। Inactivating mutation in pKa phosphorylation site of CREB lead to the activation of gene expression। नहीं, ये गलत होगा। क्यों? CREB के उस साइट में म्यूटेशन हो गया, वो भी इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन, यानी जिसकी वजह से CREB इनएक्टिवेट रहेगा, वो भी उस साइट में ये म्यूटेशन हुआ है जिस साइट पे पीके फॉस्फोराइलेट करता था। यानी पीके क्रेब को कभी फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा, और क्रेब फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह न्यूक्लियस के अंदर काम कैसे करेगा? तो ये एक्टिव ही नहीं हो रहा तो काम ही नहीं करेगा, तो जीन एक्सप्रेशन ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन नहीं, इनएक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगा। तो डी गलत हो गया, मतलब कि आपसे पूछा है इनकरेक्ट, मतलब कि थर्ड होगा ऑप्शन, ओनली डी इज रॉन्ग। ओके, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एलिसिट इट्स सेलुलर रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग सीएएमपी एज अ सेकंड मैसेंजर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल सीएएमपी को एज अ सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करके सेलुलर रिस्पॉन्स करता है? तो ऑक्सीटोसिन नहीं करता है, प्रोलैक्टिन भी नहीं करता है, लेप्टिन भी नहीं करता है, कैल्सिटोनिन करता है। तो ये ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, कुछ ना कुछ तो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे। भाई साहब अभी भी खत्म नहीं हुआ ये। ओके, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्व इन द फोटो ट्रांसडक्शन इन द रॉड सेल अपॉन इल्यूमिनेशन आर गिवन बिलो। आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस, आपको चूज करना है, ठीक है। Activation of phosphorylation, decrease release of cyanoactive transmitter, activation of transduction, decrease intercellular CGMP, conformation change in rhodopsin। तो conformation change in rhodopsin पहले हो जाएगा F, और चेंज होगा, देन उसके बाद ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होगा, ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होके फिर वो पीडी को एक्टिवेट करेगा, बी, पीडी के एक्टिवेट होने की वजह से सीजीएमपी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ई, उसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा, ए, एंड साइनेप्टिक ट्रांसमीटर डिक्रीज हो जाएगा, सी। ऐसा कोई ऑप्शन है? एफ बी, एफ डी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एफ डी बी ई ए सी ऑप्शन खत्म।